हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। जो भी हमने रिसेंट थ्योरी कंप्लीट करी है उष्मा के बारे में हमने पढ़ा, ईंधन के बारे में हमने पढ़ा, रेशम के बारे में हमने पढ़ा, प्लास्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा, पॉलीमर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों को हमने जितनी भी टॉपिक्स रिसेंट थ्योरी कंप्लीट करी है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि 11 से लेकर के 24 तक के हमने जितने भी क्वेश्चन हैं उसको टारगेट करा हुआ है। डेली शाम 4 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी सीटेट पेपर 2 के लिए प्रोवाइड की जाती है। उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया जाएगा और सबको कंप्लीट करने के बाद हम मॉक टेस्ट लगाएँगे ताकि हमें ये पता चले कि हमने कितना पढ़ाई करा हुआ है और कितनी हमारी तैयारी है। ठीक? तो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ 1 आध 2 दिन इस तरीके से ऐसा हो जाएगा कि और हाँ, आप अपना टारगेट लेकर के चलिए, 2 दिन रिवीजन के लिए रखिए ही रखिए, क्योंकि आप थ्योरी कितना भी पढ़ लें, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सब कुछ भूला का भूला रह जाएगा या फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? सब मिक्स अप हो जाएगा। तो हफ्ते में 2 दिन का आप रखिए कि 2 दिन मुझे रिवीजन करना है, ताकि चीज़ें मिक्स अप ना हो और ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में बनी रहे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन टाइम पे मिलता रहे। और प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग-अलग, आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर के आप देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग-अलग आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सीरियल वाइज़ से है, एक आध तो ऐसा होगा जो कि नंबरिंग इधर-उधर होगा, क्योंकि हमने पहले ही कुछ टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, तो एक आध 2 टॉपिक ऐसा होगा जो कि मिक्सअप होगा, नहीं तो बाकी अदरवाइज़ सभी नंबर के आधार पे होंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके, ठीक? तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये आपका क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो हमें इस सही कथन पहचानने हैं। इसी तरीके से सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ देता है और हम थ्योरी डिस्कस करते हैं तो हमें लेंदी लगता है कि कितना लेंदी है, क्योंकि वही लेंदी चीज़ से आपका क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए कितना भी लेंदी हो, कुछ भी हो, हमें पहले एक बार उसको पढ़ना है। रिवीजन तो बाद में करेंगे, अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो वो कहानी के तौर पे आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और वही चीज़ है कि सीटेट लेंदी चीज़ों को ही पूछता है। बड़ा-बड़ा ऑप्शन और ऑप्शन के भी ऑप्शन दे देगा ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो जो लोग सिर्फ़ पेपर लगाएँगे प्रीवियस ईयर पेपर, उनका पेपर नहीं क्लियर हो पाएगा। थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, तो ये राइट आंसर होगा। हमने पढ़ा था कश्मीरी बकरी होती है जिसके बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था अंगोरा नाम का एक खरगोश होता है जिससे अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, ठीक? तो ए और बी आपका करेक्ट हो गया। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। तो ऊँट का जो ऊन होता है वो कारपेट बनाने में यूज़ नहीं होती है। फोर्थ है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, तो पश्मीना खरगोश से नहीं, बकरी से प्राप्त होती है, तो सी और डी आपका गलत हो जाएगा। ए और बी आपका करेक्ट होगा, तो ए और बी जहाँ पे है हम करेक्ट आंसर ले लेंगे उसका, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गलत कथन पहचानिए। यहाँ पे गलत कथन पहचानना है कि गलत इसमें से कौन है। पहला, बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। हमने जो कैलोरी मान होता है यानी कि ऊष्मीय मान होता है, उसका रेंज हमने देखा था। स्टार्टिंग में उपले होते हैं और लास्ट में हाइड्रोजन, और बीच में जितनी भी गैसें होती हैं, उनका हमने ऊष्मीय मान देखा था कितना-कितना होता है, ठीक है? 6000 से लेके 1,50,000 तक पूरा हमने वैल्यू लिखा था, ठीक है? आप थ्योरी में जाइए, थ्योरी को अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन ईज़ी लगने लगेगा, ठीक है? आप क्वेश्चन कहीं से भी करिए, आराम से आप कर लेंगे क्वेश्चन, बस थ्योरी को आप कंप्लीट देखिए, ठीक? तो यहाँ पे बायोगैस का कैलोरी मान जो होता है एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है और जो गलत है वही सही है, राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम कर लें उसको। तो यहाँ पे बायोगैस यहाँ पे पहले उपले होते हैं, जिसको गाय का गोबर होता है उससे उपले बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका उपले के बाद आता है लकड़ी, लकड़ी के बाद आता है कोयला, कोयला के बाद आता है बायोगैस, और बायोगैस के बाद आता है आपका पेट्रोल आता है, डीज़ल आता है, केरोसिन आता है, फिर उसके बाद आता है मीथेन आता है, सीएनजी आता है, फिर उसके बाद आता है एलपीजी और उसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन है।
यहाँ पे बायोगैस का कंपेयर हाइड्रोजन से किया गया है, सॉरी एलपीजी से किया गया है और बोला गया है कि बायोगैस का कैलोरी मान अधिक होता है, तो बिल्कुल गलत है, एलपीजी का कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन को छोड़ कर के, ठीक? तो यहाँ पे ध्यान देंगे यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि गलत ही पूछा है, ठीक है? और दूसरा है सीएनजी का कैलोरी मान डीज़ल के कैलोरी मान से अधिक है, तो हाँ, सीएनजी का डीज़ल, पेट्रोल और केरोसिन इन तीनों का आपका होता है 45,000 आई थिंक 45,000 होता है और आपका जो सीएनजी होता है इसका होता है 50,000 ठीक 50,000 होता है और जो आपका एलपीजी होता है, एलपीजी का होता है 55,000 ठीक है? इसको याद रखेंगे, ठीक? तो ये होता है फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हो केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है, तो केरोसिन का हाँ, सही बात है, कोयला ऊपर ही होता है, केरोसिन नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है, तो कोयले का जो कैलोरी मान होता है, लकड़ी के यहाँ पे लकड़ी आ जाएगा, फिर उसके बाद कोयला आएगा। तो जैसे-जैसे नीचे आता है, वैसे ही कैलोरी मान बढ़ता जाता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक? तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन बताना है और गलत कथन में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब गलत बताना है तो हमें सीधी-सी बात है कि हमने पढ़ा है कि किस तरीके से रेशम बनते हैं, तो वही चीज़ हम फ़ॉलो करेंगे। थ्योरी में हमने रेशम के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से हम रेशम प्राप्त करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक प्रोसेस को, ठीक है? तो पहला दिया है रेशम फाइबर के कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, तो ये सही बात है। जो रेशम होता है, वो कैटरपिलर द्वारा जो कैटरपिलर होते हैं, वो प्रोटीन स्रावित करते हैं और वही क्या होता है, रेशम होता है, ठीक? तो ये तो सही है, तो हमें गलत पहचानना है। रेशम कीट के कोकून से रेशम धागा प्राप्त किया जाता है। हाँ, तो ये भी सही है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो रेशम होता है, जो कीट के कोकून अवस्था से प्राप्त करते हैं, ठीक है? और थर्ड है कि रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ठीक? तो रेशम जो कीट होता है उसके लार्वा मतलब जो बच्चा होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं कैटरपिलर बोलते हैं, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तो ये एकदम गलत है, कैटरपिलर विकसित होकर के प्यूपा बनता है, ना कि प्यूपा विकसित होकर के कैटरपिलर बनता है, तो ये उल्टा दिया है, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये गलत दिया है और गलत ही सही होगा क्योंकि हमें गलत ही पहचानना है यानी कि सही नहीं है वही पहचानना है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वाई कोई मानव निर्मित रेशा है यानी कि फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? तो वाई है रेयान। ये हमने पढ़ा था कि रेयान जो है एक ह्यूमन द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, लेकिन इसमें यूज़ किया जाता है सेल्युलोज़ का, ठीक है? सेल्युलोज़ का यूज़ किया जाता है जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। तो सेल्युलोज़ क्या है? प्राकृतिक चीज़ है और प्राकृतिक चीज़ का यूज़ करके इस रेशे को बनाया जाता है, इसीलिए इसे प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं और कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने थ्योरी में डिस्कस करा हुआ है। आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखिए और आपका सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग से सभी सेशन देखने के बाद आप क्वेश्चन लगाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक? तो इसके लिए अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आप जितनी भी हम अपडेट दें, जितनी भी इम्पोर्टेंट सेशन रखें, आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन-सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? तो हमने पढ़ा था ज्वाला के बारे में, ठीक है? इसमें कितने होते हैं? 3 ज़ोन होते हैं, एक आउटर ज़ोन, एक मिडल ज़ोन और एक इनर ज़ोन, ठीक? तो हमने पढ़ा था जो आउटर ज़ोन होता है वो सबसे अधिक मोस्ट मतलब हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक? और जो इनर होता है वो मॉडरेट हॉट होता है, ठीक है? और जो सॉरी मिडल जो होता है मॉडरेट हॉट होता है और इनर जो होता है वो लीस्ट हॉट होता है, बहुत ही कम हॉट होता है, बहुत ही कम गर्म होता है, ठीक? तो ये जो बाहर वाला है इसका कलर हमने पढ़ा था ये ब्लू होता है और बीच वाले का येलो होता है और जो नीचे वाला होता है इनर वाला उसका होता है ब्लैक, ठीक? तो
ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और सबसे हॉटेस्ट होता है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि इतना ही हॉट होता है, ठीक है? आपने कोई दूसरी ज्वाला जलाई तो उसका हीट कुछ और होगा, लकड़ी जलाई उसका हीट कुछ और होगा, कैंडल जलाया उसका हीट कुछ और होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर है नहीं कि आउटर ज़ोन का हीट इतना ही होगा, बस इतना पता है कि आउटर ज़ोन का हीट बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक? तो यहाँ पे लिखा है कि इसका ताप नहीं मापा जा सकता। तो क्यों नहीं भाई किसी भी चीज़ का टेम्परेचर माप सकते हैं। सन का टेम्परेचर हम माप सकते हैं तो ये तो फ्लेम ही है, नॉर्मल फ्लेम, ठीक? तो ये तो गलत बात हो गई, सही बात हमें पहचानिए इसका ताप लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी गलत है क्योंकि कोई भी यहाँ पे आग लकड़ी की आग हो सकती है, कैंडल की आग हो सकती है, तो सबका टेम्परेचर अलग-अलग होगा। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो गया तो ये भी गलत होगा। इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है, ठीक? तो इसका ताप क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है कि कितना होता है, इतना ही होता है, अधिक बोला है तो ये बात सही हो जाएगी। लास्ट है कि इसका जो टेम्परेचर है, इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है? यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, अधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक? तो ज़्यादा हमें देखना है कि ज़्यादा कौन-सा है, तो थर्ड करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? अपने व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए यक्स खरीदा। ईंधन के रूप में यक्स का उपयोग करने के लिए इसमें कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे बड़ी बात जब आप ईंधन खरीदते हैं, तो वो सस्ता होना चाहिए, ठीक? और उसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए, ठीक है? जो उसमें मान होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे एलपीजी है, एलपीजी का उसमें मान कितना होता है 55,000 होता है, हाइड्रोजन से सिर्फ़ कम होता है। तो ये आप क्या लेते हैं, एलपीजी आप इसीलिए खरीदते हैं ताकि उसका कैलोरी मान ज़्यादा होता है, ठीक है? वैसे ये है तो महँगा ही बट आपके आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं तो यानी आपके बजट में है, तो सस्ता होना चाहिए, उच्च कैलोरी मान होना चाहिए, निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए, ठीक है? निम्न ज्वलन ताप का मतलब कि वो जो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो जैसे कि एलपीजी है, एलपीजी को आप अगर लाइटर एलपीजी जैसे गैस निकल रही है, आप वहाँ पे लाइटर जला दिए, तो वो क्या होता है तुरंत आग पकड़ लेता है। तो ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, उच्च कैलोरी मान होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। तो ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मध्यम कैलोरी मान नहीं, मध्यम ज्वलन ताप नहीं, ठीक? निम्न कैलोरी मान और क्या दिया है? निराविषी, तो ये निराविषी से कोई मतलब नहीं है। जो आपका एलपीजी है, वो भी तो एक खराब गैस देता है, ठीक है? एक खराब स्मेल देता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ईंधन से मतलब है, आप यूज़ करेंगे जो एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, आपको पता ही होगा किस तरीके का होता है, सस्ता, उच्च कैलोरी मान, निम्न ज्वलन ताप। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका दिया है ए और बी, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। रेशम के कीड़े को बाहर निकालने से रोकने और रेशम को कृमि कोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। तो ये बात सही है कि जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनको बाहर निकलने से रोकने के लिए और रेशम को कृमि कोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। या तो उसको गर्म करेंगे, ठीक है? जो कीड़ा होता है, बीच में होता है और ऊपर से आप उसको एकदम पूरा रेशम घेर लेता है। तो हम क्या करेंगे इस कीड़े को हटाने के लिए इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं और जैसे ही गर्म करते हैं कीड़ा मर जाता है या फिर दूसरी विधि इसको कुचल देंगे तो कीड़ा अंदर से मर जाएगा और जब कीड़ा मर जाएगा तो हमें रेशम प्राप्त हो जाएगा और आपका ये जो कीड़ा है ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक? और रेशम को कृमि कोष के में जो ये जो रेशम है, इसमें लंबे समय तक आप रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक? तो अभिकथन ए आपका राइट है। बी आपका देखते हैं, बी क्या कह रहा है? कृमि कोष से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है, वह अहिंसा रेशम है। तो जो कृमि कोष से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, कीड़े को जब बाहर निकाल दे रहे हैं और फिर उसके बाद रेशम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या है?
वो अहिंसा है, मतलब आप उसको बिना मारे आप रेशम प्राप्त कर रहे हैं, तो वह अहिंसा रेशम है, तो आर भी सही है। लेकिन ए का और आर का कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको मार करके क्या करेंगे, उसको मार करके हम रेशम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो रेशम की ही बात हो रही है, लेकिन बात कुछ और ही हो रही है कि उसको बिना मारे अगर निकाल रहे हैं तो वह अहिंसा रेशम है, ठीक? तो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, कोई कारण नहीं बता रहा है कि ए का यही कारण है, तो इसलिए दोनों तो सही हैं लेकिन कारण नहीं, मतलब कि व्याख्या नहीं कर रहा है आर ए का, तो यहाँ पे सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या करने का मतलब ये है कि आपका जो पहली लाइन लिखी हुई है उसके बारे में कुछ व्याख्या दी गई हो, तो वहाँ पे व्याख्या के बारे में सही करेंगे, अदरवाइज़ दोनों बात सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर में एलपीजी एक द्रव पदार्थ के रूप में होती है। तो सही बात है, एलपीजी क्या होती है? द्रव के रूप में होती है और आप जैसे सिलेंडर हिलाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा उसमें पानी भरा है, तो वो द्रव के रूप में होती है। ये दिया है सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती है, ठीक? तो सही बात है, जब सिलेंडर से वो निकलती है तो पाइप के थ्रू गैस के रूप में आती है जो कि जलाने पे जलती है। इसको जलाकर ऊष्मा पैदा की जाती है। तो इसको जला कर के हम हीट ही तो प्राप्त करते हैं, है ना? तो ए और बी दोनों तो सही बात है। निम्न में से कौन-सा कथन सही है? अब सही कथन हमें बताना है। ए एक भौतिक परिवर्तन है, बी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें पता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो न्यू सब्सटेंस नहीं दे, वही सब्सटेंस रहे और बी क्या देता है? न्यू सब्सटेंस देता है। तो और ए जो है भौतिक जो परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। यानी कि हम लिक्विड से गैस बना लें और फिर गैस से लिक्विड बना लें, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। तो पहला आपका क्या दिया है कि पहला आपका दिया हुआ है कि सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती है और जब सिलेंडर में जब डालते हैं तो वो आपका द्रव के रूप में हो जाती है। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, तो ये फिज़िकल चेंज हो गई और जलना किसी चीज़ का जलना क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, हमने पढ़ा है थ्योरी में। तो ए और बी दोनों आपके पहला आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन, तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, भेड़ के बालों के ऊन बनने तक की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम को पहचानिए। तो भेड़ के बालों से जब ऊन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हमने लिखा हुआ है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले तो कहाँ गया? ऊन की कटाई करेंगे, तो कटाई पे ध्यान देंगे। पहले तो ऊन को काटेंगे, जैसे भेड़ के बाल जो होते हैं उनको काटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अभिमार्जन करेंगे, उसमें जो भी धूल-मिट्टी होगी उसको निकालेंगे, ठीक है? धूल-मिट्टी जो भी कूड़ा-कचरा जो भी होगा उसमें उसको साफ करेंगे, उसको अभिमार्जन बोलेंगे। तो सी फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद करते हैं छँटाई। छँटाई के बाद करते हैं धुनाई, ठीक? धुनाई के बाद कहते हैं बुनाई और रंगाई। तो ये प्रोसेस याद रखेंगे CADB CADB CADBE तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी के नमूने अपनी प्रकृति के लिए हल्दी तथा फिनोल्फ्थालीन का प्रयोग करके जांचे जाते हैं तथा उनका अवलोकन रिकॉर्ड किया जाता है। हल्दी डालने पर लाल भूरा हो जाता है, फिनोल्फ्थालीन डालने पर गुलाबी हो जाता है, हल्दी डालने पर पीला हो जाता है, फिनोल्फ्थालीन डालने पर रंगहीन हो जाता है। तो एबीसीडी नमूने हैं और अपनी प्रकृति बताते हैं हल्दी और फिनोल्फ्थालीन डालने पर। हमें बताना है एबीसीडी है क्या? ठीक? तो यहाँ पे देखेंगे, ए जो होता है हल्दी डालने पर लाल-भूरा हो जाता है, तो ए क्या हो जाएगा? हल्दी डालने पर जब लाल हो जा रहा है, तो पहली बात तो एसिड में हल्दी का कोई असर नहीं पड़ता और बेस में ही वो लाल होता है। तो लाल हो जा रहा है यानी कि ये बेस है, फिनोल्फ्थालीन डालने पर गुलाबी हो जाता है, तो ये बेस है, ए जो क्या है बेस है, बी जो होता है बी एसिड में कोई फिनोल्फ्थालीन का एसिड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बेस में क्या हो जाता है ये पिंक हो जाता है, तो ये भी बेस है। हल्दी डालने पर पीला हो जाता है, यानी कि ये एसिड है, क्योंकि एसिड में हल्दी
अपने ही रंग पे होती है, चेंज नहीं होती। फिनोप्थिलीन डालने पर रंगहीन हो जाता है, तो जो फिनोप्थिलीन होता है इसका कलर ही रंगहीन होता है और एसिड डालने पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि ये रंगहीन ही होता है। तो सी, डी एसिड है, ए, बी बेस है। देखेंगे कहाँ पे सी, डी ए, बी बेस है और सी, डी एसिड है, ठीक? तो 4th आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए और साइंस के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, हमारे चैनल पे कंप्लीट आपको जो कंटेंट प्रोवाइड होगा, कह सकते हैं बैच की तरह आपको प्रोवाइड होगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और पूरे जोश के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हमारा मोटिवेशन आप हैं और आप प्लीज़ हमें एक मोटिवेशन दे सकते हैं अपनी एक लाइक से। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।